हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मेंडल का दूसरा लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल का सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। हमारी यूनिट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि माँ बाप से बच्चों तक या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स कैसे आते हैं। जब कैरेक्टर्स आते हैं तो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। पहला लॉ जो फॉलो करते हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज दूसरा लॉ देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ने के लिए हमें एक क्रॉस करना पड़ता है, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, जिसमें एक कैरेक्टर पढ़ा जाता था। आप सब याद हो, तुमने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए हम कौन सा क्रॉस पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल और हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर। तो वो क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के कई सारे कैरेक्टर हैं, उनकी हाइट, उनका कलर, उनकी साउंड। लेकिन हम एक टाइम पे एक ही चीज ऑब्जर्व करना चाहेंगे ताकि हम उसको आसानी से समझ सके। जब हम एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमने मेंडल का जो फर्स्ट लॉ डिराइव किया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से किया था। अब मेंडल का सेकंड लॉ भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव करेंगे, लेकिन जो थर्ड लॉ होगा वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से करेंगे, मतलब दो कैरेक्टर्स को लेकर के करेंगे। यहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, आपको अगर याद हो तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में दो पैरेंट लिए थे। एक पैरेंट था टॉल और एक पैरेंट था ड्वार्फ। मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर, हमने आपको बताया था पिछली बार। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उसको एक बार देख लेंगे, तभी आपको आगे का क्लियर होगा। बिना पुरानी वीडियो देखे आगे का आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सारे लॉ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम मेंडल का जब सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को पहले रिपीट करते हैं। पी प्लांट लेते हैं, पी प्लांट के दो कैरेक्टर लेते हैं, एक टॉल पी प्लांट लेते हैं और एक ड्वार्फ पी प्लांट लेते हैं। दोनों को हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन कराते हैं। टॉल को हम मेल पेरेंट बनाते हैं, ड्वार्फ को हम फीमेल पेरेंट बनाते हैं। फिर हमने बताया था आपको कि हमको जीन को सेलेक्ट करना पड़ता है। टॉल के लिए हम कैपिटल टी जीन लेते हैं और ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी जीन लेते हैं। अब मैं यहाँ पे दो बार कैपिटल टी क्यों लिखा है और दो बार स्मॉल टी क्यों लिखा है, ये आपको पिछली वीडियो में पता चल जाएगा, उसका एक बार रेफरेंस ले लीजिएगा। उसके बाद फिर ये पेरेंट्स थे। पेरेंट्स क्या करते थे, गैमीट्स बनाते थे। गैमीट्स मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैमीट्स। अगर ह्यूमंस की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है एग या ओवम। तो गैमीट्स क्या होते हैं, वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स में क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ये भी हमने आपको बताया था क्यों हाफ हो जाता है। गैमीट्स में क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ये लास्ट वीडियो में पुरानी चीजें आपको मिल जाएगी जो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। क्लियर, गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। हम यहाँ पर दोनों गैमीट को मिला दिए, स्पर्म को और एग को, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को मिला दिए तो क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट की पहली जनरेशन को क्या बोला गया था, F1 जनरेशन। हमने आपको बताया था जाइगोट की पहली जनरेशन को या बच्चों की पहली जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल का मतलब क्या था, प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग या बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की हमने पहली जनरेशन बनाई थी और उसमें हमने आपको डिस्क्राइब किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि जब दो डिफरेंट टाइप की एलील, एक ही जीन की दो डिफरेंट टाइप की एलील एक साथ आती है तो जो खुद को एक्सप्रेस करती है वो डोमिनेंट एलील और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है वो रिसेसिव एलील। यहाँ पे आपने देखा था कि जितने बच्चे बने थे वो सारे टॉल थे। तो टॉल के लिए एलील कौन सी है, कैपिटल टी, और डॉट के लिए एलील कौन सी, स्मॉल टी। टॉल कैरेक्टर दिखा मतलब एक्सप्रेस कौन हो रहा है, कैपिटल टी, और डॉट कैरेक्टर नहीं दिखा मतलब स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे डोमिनेंट एलील क्या है, कैपिटल टी, और रिसेसिव एलील क्या है, स्मॉल टी। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि जब दो अलग अलग तरीके की एलील साथ में आती है तो एक खुद को एक्सप्रेस करती है और दूसरी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लेकिन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ F1 जनरेशन तक ही एप्लीकेबल था।
F1 मतलब बच्चों की पहली जनरेशन। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये प्लांट सबसे पहला है। यहाँ पे मतलब ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जो प्लांट सेलेक्ट करते हैं उसको सबसे पहला प्लांट मान के चलते हैं, सबसे पहला पेरेंट। उसके बाद जब हम उसकी रिप्रोडक्शन कराते हैं, उनके बीच में रिप्रोडक्शन कराते हैं, तब जो पहली जनरेशन बनती है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन, मतलब पहले बच्चों की जनरेशन। फिर जब हम अगली बार रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं F2 जनरेशन, बच्चों की दूसरी जनरेशन। तो यहाँ पर जो पेरेंट हमने सेलेक्ट किया उसको हम मान के चलते हैं कि वो सबसे पहला प्लांट है। असल में वो सबसे पहला प्लांट होता नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो सबसे पहला प्लांट है जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल था सिर्फ F1 जनरेशन तक, मतलब बच्चों की पहली जनरेशन तक। हुआ क्या, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो मेंडल ने एक टॉल पी प्लांट को ले लिया, एक बार पी प्लांट को ले लिया। मेंडल ने सोचा जब दोनों को क्रॉस कराएंगे, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराएंगे, तो जो बच्चे होंगे वो मीडियम साइज के होंगे, ना ज्यादा लंबे होंगे ना ज्यादा छोटे होंगे। लेकिन मेंडल ने सरप्राइज हो गया, वो उन्होंने जब पाया कि F1 जनरेशन के सारे बच्चे टॉल निकल आए, एक भी बात नहीं निकला, एक भी एवरेज साइज का नहीं निकला, तो कंफ्यूज थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर से अगली बार टॉल और डॉल को क्रॉस कराया, फिर देखा कि टॉल ही आया, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। फिर उन्होंने F1 जनरेशन को उठाया, मतलब पहली जनरेशन के बच्चों को उठाया और F1 जनरेशन के 2 बच्चे ले लिए। मेंडल ने क्या किया, इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जिससे लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने प्रूव किया था, इसी के 2 बच्चों को उन्होंने ले लिया। एक बच्चा लिया मेल पेरेंट, एक प्लांट लिया मेल और दूसरा प्लांट लिया फीमेल। तो मेंडल ने क्या किया, अगली बार अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया। तो सरप्राइजिंगली उन्होंने एक चीज और ट्राई की, F1 जनरेशन से ही 2 बच्चे उठा लिए। एक मेल प्लांट था, एक फीमेल, सिबलिंग्स थे। सिबलिंग मतलब भाई बहन, बट प्लांट की केस में हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एनिमल्स की केस में हम रिप्रोडक्शन नहीं करा रहे। तो प्लांट्स की केस में हमने सिबलिंग ले लिए, 2 प्लांट ले लिए जो एक ही पेरेंट के थे, एक मेल पेरेंट का, एक मेल प्लांट ले लिया और एक फीमेल प्लांट ले लिया। ये दोनों किस जनरेशन के थे, F1 जनरेशन के थे। अब जब ये गैमीट बनाएंगे तो पुराने की तरीके से हम गैमीट यहाँ पर बनाएंगे जैसे हमने पिछली बार बनाया था। गैमीट्स में एक क्रोमोसोम या एक जीन एक गैमीट में आ जाएगा और दूसरा जीन दूसरे गैमीट में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे होगा, एक जीन एक गैमीट में आ जाएगा और दूसरा जीन दूसरे गैमीट में आ जाएगा। अब ये हाफ क्यों हुआ, हमने आपको पहले बताया हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस में, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे जैसे पिछली बार हमने कराया था। पहले स्पर्म को पहले एक्स से मिलाएंगे तो बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। ऐसे ही पहले स्पर्म को दूसरे एक्स से मिलाएंगे तो बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऐसे ही दूसरे स्पर्म को पहले एक्स से मिलाएंगे तो बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दूसरे स्पर्म को दूसरे एक्स से मिलाएंगे तो बनेगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक स्पर्म दोनों एक्स से मिल सकता है। मान लीजिए आप कहीं जाने के लिए, पता पूछने के लिए निकले और आपके सामने 2 लोग हैं, तो आप इस पर्सन से भी अपना पता पूछ सकते हैं और इस पर्सन से भी अपना पता पूछ सकते हैं। तो मतलब फर्टिलाइजेशन इसके और इसके बीच में भी हो सकता है और इसके और इसके बीच में होगा। जब इन दोनों के बीच में होगा तो कैपिटल टी, और जब इन दोनों के बीच में होगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऐसे ही मान लीजिए सेकंड पर्सन पता पूछने के लिए निकला तो इससे भी पता पूछ सकता है और इससे भी पूछ सकते हैं। तो मतलब ये कैपिटल टी से चूज होगा तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और जब ये स्मॉल टी से चूज होगा तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये जो 4 कॉम्बिनेशन बने हैं ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। मतलब क्या है, असल में अगर एक स्पर्म एक एक्स से मिलेगा, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट से मिलेगा तो एक ही बेबी बनेगा। मतलब ये या तो फिर इससे मिलेगा या तो फिर इससे मिलेगा, दोनों से नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों से मिल सकता है, दोनों में से किसी एक से मिलेगा। तो हम यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। होगा क्या, अगर कैपिटल टी से मिल गया तो ये बेबी बन जाएगा, तो मजबूरन स्मॉल टी को किससे मिलना पड़ेगा, स्मॉल टी से, और ये बन जाएगा। इसी का उल्टा, अगर स्मॉल टी कैपिटल टी से मिल गया तो ये बन जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, तब कैपिटल टी को किससे जाके मिलना पड़ेगा, स्मॉल टी से। मतलब जो जिसके पास पहले पहुंचेगा उससे फर्टिलाइज कर जाएगा। ऐसे बच्चों की दूसरी जनरेशन आएगी, इसको क्या बनेंगे, F2 जनरेशन। F2 मतलब सेकेंड फीलियल जनरेशन, सेकेंड मतलब दूसरी, फीलियल मतलब बच्चों की, जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो ये बच्चों की दूसरी पीढ़ी है। तो मेंडल ने जब मटर पे एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने जिस पी प्लांट को चुना था एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले उसको पेरेंट मान के चले। उसके बाद जो उससे बच्चे पैदा हुए उसको F1 जनरेशन माना, उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए उसको F2 जनरेशन माना। ऐसे ही उसके बाद जब पैदा होंगे तो F3, F4, F5 है, सो ऑन। ऐसे हम जनरेशन को बढ़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेंडल ने जिस पी प्लांट को चुना था वो दुनिया का सबसे पहला पेड़ था, लेकिन मेंडल के हिसाब से जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या हम भी कोई प्लांट को जब एक्सपेरिमेंट के लिए चुनेंगे तो वो हमारे लिए सबसे पहला प्लांट होगा और उससे बच्चे जो जनरेशन बनेगी वो सबसे पहली जनरेशन होगी।
अब हमने आपको बताया कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब हम एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए रिप्रोडक्शन कराते हैं। हमने आपको बताया क्रॉस क्या होता है। क्रॉस वो रिप्रोडक्शन होता है जो पढ़ाई के लिए किया जाता है। इसको क्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो प्लांट के बीच में, मतलब मैं आपको बताया था कि जब दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे दो प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस। और कितने कैरेक्टर पढ़े जा रहे हैं? सिर्फ एक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट दो है, टॉल और ड्वार्फ। प्लांट की हाइट दो है, कौन से कैरेक्टर? टॉल और ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ ये दोनों किसके वेरिएशन है? हाइट के। तो हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर पढ़ा, इसी क्रॉस को क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी हमने एक ही कैरेक्टर पढ़ा था, प्लांट की हाइट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी हमने एक ही कैरेक्टर पढ़ा, प्लांट की हाइट। तो मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों में हम कौन सा क्रॉस यूज करेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन का हमें सारे बच्चे डोमिनेंट मिलेंगे। डोमिनेंट मतलब टॉल वाले, हमने आपको डोमिनेंट बताया हुआ है। डोमिनेंट मतलब टॉल वाले। और दूसरी जनरेशन में मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो सरप्राइज हो गए, उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट पाया। इस बार सारे टॉल नहीं पाए। उन्होंने देखिए क्या पाया। मेंडल ने देखा कि जो कैप्टन की वाले हैं वो भी टॉल है। आपने देखा था जब पेरेंट्स सेलेक्ट किए गए थे, तो पेरेंट जब सेलेक्ट किए गए थे तो टॉल पेरेंट क्या था? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या होगा? टॉल। उसके बाद जो बच्चे बने थे F1 जनरेशन में वो क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होगा? टॉल होगा। ये भी क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल। लेकिन ये जो बच्चा बनेगा स्मॉल टी, आपने जब स्मॉल टी यूज किया था तो वो क्या बना था? ड्वार्फ बना था। तो मेंडल ने जब एक टॉल पी प्लांट को लिया और एक ड्वार्फ पी प्लांट को लिया तो वो सोच रहे थे कि एवरेज साइज का प्लांट बनेगा, लेकिन उनको F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिल गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ टॉल डोमिनेंट है और ड्वार्फ रिसेसिव। मान लीजिए पापा लंबे हैं और मम्मी छोटी है। पापा जब भी डोमिनेंट है तो मम्मी रिसेसिव है, तो पापा के बच्चे एक्सप्रेस होंगे, मतलब बच्चों के पास पापा के कैरेक्टर आएंगे, मम्मी के कैरेक्टर नहीं आएंगे, मतलब बच्चे भी टॉल होंगे। ये पहली जनरेशन तो हुई। अब इन बच्चों ने, मान लीजिए मेरे फादर और मदर ने जब हम लोग को बर्थ किया तो हम लोग सब टॉल निकले जितने भाई बहन थे। लेकिन फिर जब हम लोगों ने मैरिज की तो हम लोगों ने देखा कि हमारे कुछ बेबी टॉल निकले और कुछ बेबी शॉर्ट निकले। इसका मतलब क्या है कि जब दो डिफरेंट टाइप की एलील एक पापा से और एक मम्मी से जब मेरे अंदर आए, ये मेरे पापा की एलील थी और ये मेरी मम्मी की एलील थी। जब दो डिफरेंट टाइप की एलील्स मेरे अंदर आए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हम अपने मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स हैं जिसको एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया, और हम क्या है? पहली जनरेशन। हम जितने भाई हैं वो क्या है? पहली जनरेशन। तो हमारे अंदर एक जीन या एलील पापा की है और एक जीन या एलील मम्मी की है। जब दो डिफरेंट टाइप की एलील्स मेरे अंदर आई तो एक एलील एक्सप्रेस हुई कैपिटल टी डोमिनेंट एलील और दूसरी एलील एक्सप्रेस नहीं हुई स्मॉल टी रिसेसिव एलील। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन जब हमने रिप्रोडक्शन किया तो मेरी दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो गई, क्योंकि गैमीट में सिर्फ एक ही एलील जानी है, और दोनों एलील जब एक दूसरे से अलग हुई तो अब पापा का भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ मेरे बच्चों में और मम्मी का भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ मेरे बच्चों में, क्योंकि दोनों एलील अलग हो गई। जब दो एलील साथ में थी तब डोमिनेंट वाली दिख रही थी, रिसेसिव वाली नहीं दिख रही थी। लेकिन जब दोनों अलग हो जाएंगी तो डोमिनेंट भी दिखेगा और रिसेसिव भी। फॉर एग्जांपल एक शेर है और एक चूहा है। जब शेर चूहा साथ में रहेगा तो आपको शेर ही दिखेगा, लेकिन जब शेर और चूहे अलग अलग हो जाएंगे तो आपको शेर भी दिखेगा और चूहा भी दिखेगा। तो जब शेर और चूहे साथ में तो आपको सिर्फ शेर दिख रहा है टॉल, लेकिन जब शेर चूहा अलग हो गए तो आपको शेर भी दिख रहा है, चूहा भी दिख रहा है, टॉल और ड्वार्फ। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ मतलब नियम, सेग्रीगेट करना मतलब अलग हो जाना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब एक F1 हाइब्रिड में एक ही जीन की दो डिफरेंट एलील्स आती हैं तब गैमीट बनने के समय दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहता है बेटा कि जब गैमीट बनते हैं तो एक गैमीट में सिर्फ एक ही एलील आता है, इसलिए गैमीट प्योर होता है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कैपिटल टी मिल्क है, स्मॉल टी वाटर है, कैपिटल टी दूध है और स्मॉल टी पानी है। जब तक दोनों कैपिटल टी होगा सिर्फ दूध होगा तो प्योर रहेगा, जब तक दोनों स्मॉल टी होगा सिर्फ पानी होगा तो प्योर होगा। तो यहाँ दूध प्योर है, यहाँ पानी प्योर है। लेकिन जब बच्चा बना, हाइब्रिड बना, तब वो इम्प्योर था, उसके पास दूध और वाटर दोनों था। मिल्क और वाटर मिला देंगे तो मिल्क कैसा हो जाएगा? इम्प्योर। तो F1 हाइब्रिड क्या है? इम्प्योर। लेकिन जब F1 हाइब्रिड गैमीट बना रहा है तो एक गैमीट में सिर्फ एक ही एलील जा रहा है, मतलब एक गैमीट में मिल्क जा रहा है और एक गैमीट में वाटर। और एक गैमीट में सिर्फ मिल्क है तो ये गैमीट कैसा हो गया? प्योर हो गया। इस गैमीट में सिर्फ वाटर है तो गैमीट कैसा हो गया? प्योर हो गया।
तो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का मतलब क्या है कि गैमीट में सिर्फ एक टाइप के एलील है, गैमीट में या तो फिर सिर्फ मिल्क है या तो फिर सिर्फ वाटर है, इसीलिए गैमीट क्या है, प्योर है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब F1 हाइब्रिड गैमीट बनाता है तब दोनों एलील, जो एक जीन की दो डिफरेंट टाइप की एलील्स होती है, वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, अलग होने को बोलते हैं सेग्रीगेशन, और सिर्फ एक ही एलील एक गैमीट में पास होती है, जिससे गैमीट कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू this law, when different type of alleles of a gene are combined in a F1 hybrid, then only then the alleles get separated from each other during gamete formation and only one allele is passed to each गैमीट। तो आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन की अलग अलग एलील्स, एक ही जीन है, कौन सी जीन, टी, उसकी दो अलग एलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जब एक ही जीन की दो अलग अलग एलील्स एक F1 हाइब्रिड में आ जाता है तब गैमीट बनने के समय दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और एक गैमीट में सिर्फ एक ही एलील आती है, तो सेपरेट होने को बोलते हैं सेग्रीगेशन और एक गैमीट में एक एलील आने को बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अच्छा, आपको एक चीज यहाँ पे और समझना है, तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। आपने देखा कि जब हम कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करा रहे थे तब F1 जनरेशन में सारे कैसे बन रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल। एग्जाम में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, आपसे रेशियोज पूछे जाते हैं। मेंडल ने क्या किया था, मैंने आपको पहले बताया था, मेंडल ने बायो में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज कर ली थी, इसीलिए उनके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उनके समय में बहुत महान साइंटिस्ट हुआ करते थे डार्विन, और डार्विन के आगे उनकी चलती नहीं थी, इसलिए उनको उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो मेंडल ने देखिए कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज किया, उन्होंने रेशियोज यूज किए। उन्होंने दो रेशियो यूज किए, एक को बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो और एक को बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो के नाम से क्लियर है, जीनो मतलब जीन, टाइप, टिपिक मतलब टाइप, मतलब कैसी जीन्स है। जीनोटिपिक रेशियो क्या बताता है कि कैसी जीन्स है। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। तो जो बच्चे बन रहे हैं बेटा, उनमें कैसी जीन्स है, जीनोटिपिक रेशियो, कैसे दिख रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो। अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जब हम एक कैरेक्टर पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जब आप पहली जनरेशन पे रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि सारे बच्चे टॉल हैं, मतलब फिनोटिपिक रेशियो जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सारे कैसे हैं, टॉल है। यहाँ पे कोई रेशियो नहीं निकल सकता है। आप रेशियो कब निकालते हैं, जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज होती है, यहाँ पे सारी क्वांटिटीज सेम है, सारे टॉल है। जब आप जीनोटिपिक रेशियो निकालने की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि सारे बच्चे कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे सब सेम है, तो यहाँ पे आप कोई रेशियो नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप F2 जनरेशन देखते हैं तभी आपने देखा F2 जनरेशन में एक कैपिटल टी था, दो कैपिटल टी स्मॉल टी थे और एक स्मॉल टी था। जब आपसे फिनोटिपिक रेशियो निकालने को कहता है, जब आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिजिकल अपीयरेंस पूछता है, तो आप देखते हैं कि एक कैपिटल टी था, दो कैपिटल टी स्मॉल टी थे और एक स्मॉल टी था। आपको पता है कैपिटल टी वाले क्या होते हैं, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले क्या होते हैं, टॉल। तो एक टॉल यहाँ पे, दो टॉल यहाँ पे, टोटल कितने टॉल हो गए, 3 टॉल हो गए। और स्मॉल टी क्या होता है, ड्वार्फ, तो टोटल कितने ड्वार्फ है, 1। जब आप फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो लेते हैं तो आप देखते हैं
कि टॉल और ग्लॉस का रेशियो होता है 3:1। लेकिन जब आप जीनोटाइपिक रेशियो लेते हैं, जीन्स का रेशियो लेते हैं, तो आप देखते हैं कि एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी है। तो जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं वेंडल के नियम को, लॉस को पढ़ने के लिए, तो हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां सब टॉल है, तो कोई फिनोटाइपिक रेशियो नहीं निकाल पाते हैं, और सब कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब कोई जीनोटाइपिक रेशियो नहीं निकाल पाते क्योंकि सारे फिजिकली भी सेम होते हैं और इनके जीन भी सेम होते हैं। लेकिन जब हम F2 जनरेशन में आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ टॉल है कुछ ड्वार्फ है, तो फिनोटाइपिक रेशियो जब निकालेंगे मतलब कैसे दिख रहे हैं, तो उसमें हमें 3 टॉल मिलेंगे और 1 ड्वार्फ मिलेगा। लेकिन जब हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तब हम देखेंगे कि एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब कैसी जीन्स है, तो रेशियो आ जाएगा 1:2:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर एग्जाम में पूछता है तो 3:1, और अगर जीनोटाइपिक रेशियो एग्जाम में पूछता है तो 1:2:1। आई होप आपको मेंडल का सेकंड लॉ भी समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। मेहनत करिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आपके नीट के भी एग्जाम्स आ रहे हैं। ऐसे ही मैं वीडियोस जितने भी आपके अच्छे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लाता रहूंगा। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे जिस टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा सजेशंस मिलेंगे मैं सबसे पहले वही टॉपिक डालूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।